बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म्स सेवरल फंक्शन लाइक प्लेटफॉर्म फॉर रिसेप्टर। ठीक है ना। अब बेसिकली सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। सो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के बाहर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। और रिसेप्टर्स जो है ना, ये एक किस्म के केमिकल्स हैं और ये प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। और रिसेप्टर पे आके कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स। ओके, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। एंड हार्मोन्स वंस अगेन आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। तो हार्मोन ये आके यहाँ पे इस रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, ठीक है। देन वी हैव द चैनल्स, ठीक है ना। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली काफ़ी सारी प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और इस इंट्रिंसिक प्रोटीन में एक किस्म के सुराख होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम पोर कहते हैं। सेल की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर सेल को इनकी ज़रूरत होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको गुजरने की इजाज़त देगी। अगर सेल को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन पोलर मॉलिक्यूल्स और आयन को गुजरने की इजाज़त नहीं देगी। ओके। सो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली डिफरेंशियली या सिलेक्टिव परमिएबल है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को गुजरने की इजाज़त देती है, कुछ चीज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि वो डिपेंड करती है कि अब सेल को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सेल मेम्ब्रेन उनको गुजरने की इजाज़त देगी, लेकिन वो चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, सेल को ज़रूरत नहीं है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको गुजरने की इजाज़त नहीं देगी, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं डिफरेंशियली परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल is due to presence of specific channel proteins which permits only specific molecule to pass through them, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया था, suppose this is a plasma membrane and this is the integral protein, ठीक है। और इंटीग्रल प्रोटीन एक किस्म का चैनल प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये पोर्स आ गए। अब ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ना, ये स्पेसिफिक एक मखसूस मॉलिक्यूल्स को ही गुजरने की इजाजत देती है, ठीक है। नाउ द प्रोटीन इज कैरियर प्रोटीन एम्बेडेड इन फोस्फोलिपिड लेयर। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस इंटीग्रल प्रोटीन की, तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है ना, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन हो गया, इनको गुजरने की इजाजत नहीं देती, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें एक और किस्म की प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये तो आ गई इंटीग्रल प्रोटीन विच इज द चैनल प्रोटीन, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, चैनल प्रोटीन। दूसरी प्रोटीन्स ये होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन, ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो कैरियर प्रोटीन होती है ना, यहाँ पे कुछ ऐसी साइट्स होती हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आके बैठते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज अ प्रोटीन। अब ये प्रोटीन है, इसको सेल के अंदर जाना है, तो ये यहाँ से तो जा नहीं पाएगी, ठीक है ना, क्योंकि चैनल प्रोटीन, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, इसको गुजरने की इजाज़त नहीं देगी। तो ये क्या होगा, ये जो प्रोटीन है ना, यहाँ पे जाएगी, ठीक है, इस कैरियर प्रोटीन के पास। और यहाँ पे इस साइड पे क्या होगी, ऐसे बाइंड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बाइंड हो जाएगी, इसके बाद क्या होगा, ये जो कैरियर प्रोटीन से ना फिर अपनी डायरेक्शन को ऐसे अपोजिट कर देंगी, ठीक है। डायरेक्शन इनकी अपोजिट हो जाएगी, फिर ये जो प्रोटीन यहाँ पे है ना, ये फिर इजीली साइटोप्लाज्म के अंदर चली जाएगी। तो सम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आल्सो वर्क्स एज एंजाइम, ठीक है ना। जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है ना, कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि एटीपेज एंजाइम हो गया, ओके। Some proteins are conjugated proteins works as receptor for different hormones, ठीक है ना। अब बेसिकली सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। तो ये जो रिसेप्टर होता है ना, रिसेप्टर इज मोस्टली अ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये रिसेप्टर किस चीज से बना हुआ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। और फिर हार्मोन्स जो है ना, हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन, ये आके फिर इस रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और उसके बाद अपना स्पेसिफिक रिएक्शन परफॉर्म होता है, ओके। while other protein works as antigen like RH protein of RBC, ठीक है ना। कुछ जो प्रोटीन्स होती है ना, वो एंटीजन के तौर पे बिहेव करती हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको आरबीसी के बारे में बताया था, आरबीसी के ऊपर बेसिकली कुछ ऐसे एंटीजेंस होती हैं, ठीक है ना, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। वो बेसिकली
प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। ठीक है, नाउ कम टू द रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेगुलेटिंग सेल इंटरेक्शन विथ इट्स एनवायरनमेंट। ओके, फॉर एंट्री एंड एग्जिट देयर आर टू मेन प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, अब वो जो सब्सटेंस जो कि सेल के अंदर आ रहे हैं और सेल के बाहर जा रहे हैं, इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, वो बेसिकली दो तरीकों से होती है, या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से होगी या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगी। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लें कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। सपोज ये हमने एक मेम्ब्रेन ले ली, ठीक है ना, सपोज दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, ये पूरा सेल है। ठीक है, अब बाहर जो है ना, ये मैं ले रहा हूं 6 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं मैं। ठीक है, कितने? 6 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, और सेल के अंदर सपोज हैं 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, और मॉलिक्यूल एक ही किस्म के। ठीक है, अब बात यह है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम कहते हैं कि सपोज दिस इज एरिया ए, ये एरिया ए है, एंड दिस इज एरिया बी। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है? एरिया बी है। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम एरिया ए कह देते हैं और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम एरिया बी कह देते हैं। ठीक है, सो एरिया ए के अंदर 6 मॉलिक्यूल्स हैं, एरिया बी के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम कहते हैं कि मुख्तलिफ दो एरियाज के अंदर मुख्तलिफ आयोनिक कंसंट्रेशन हो, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं एरिया ए में बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 6 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन बी की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन दोनों एरिया के अंदर मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है ना, वो क्या है? मुख्तलिफ है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। उससे पहले समझ लें कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या होता है। तो इसी को ही हम देख लेते हैं। सपोज दीज आर द सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए हैं ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ए पे 6 मॉलिक्यूल्स हैं, एरिया बी पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, जहाँ पे वो एरिया जिसमें मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वहां से मॉलिक्यूल उठेंगे और एरिया बी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो एरिया बी की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द डिफ्यूजन, यानी कि ऐसी एरिया जहां पे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, और ऐसी एरिया विच इज द एरिया बी जहां पे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम हो। तो वो वाली एरिया जहां पे मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा है, वो वाले मॉलिक्यूल उस एरिया पे जाएंगे जहां पे मॉलिक्यूल कम है। ठीक है, सो दिस इज द डिफ्यूजन, एंड दिस डिफ्यूजन अकर्स अक्रॉस द this selective permeable membrane। ठीक है, so this is the diffusion। and osmosis की बात करूं तो suppose this is a selectively permeable membrane and these are the water drops। ठीक है ना, ये क्या है? H2O है। okay, so these are the H2O, ये तमाम H2O हैं। now suppose this is area 1, ये area 1 है और ये area 2 है। ठीक है, अब एरिया 1 पे देखें तो 5 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, पानी के 5 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन एरिया 2 पे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऑस्मोसिस हम कहेंगे कि जब पानी एरिया 1 से एरिया बी की तरफ जाए, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, ठीक है, अक्रॉस द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन हम कहेंगे जब मॉलिक्यूल्स एरिया ए से एरिया बी की तरफ जाएं, यानी कि अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएं अक्रॉस द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सो दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस में बस ऐसा होता है कि पानी की मूवमेंट होती है। ठीक है, डिफ्यूजन में किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो सकती है, फिर चाहे वो गैस हो, ठीक है ना, फिर चाहे वो सॉलिड हो। ठीक, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस विदाउट कंजप्शन ऑफ एटीपी। ठीक है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कभी भी एटीपी यूटिलाइज नहीं होगी, हमें कभी भी एटीपी की जरूरत नहीं होगी मॉलिक्यूल्स को एक एरिया से दूसरी एरिया पे ले जाने के लिए। ठीक है ना, और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो हमेशा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। ऑस्मोसिस के थ्रू पानी मूवमेंट होगा और डिफ्यूजन के थ्रू कोई भी सब्सटेंस मूव हो सकता है, फिर चाहे वो गैस हो या चाहे वो सॉलिड हो। ठीक है, then we have the active transport, so movement of molecule against concentration gradient by using energy of ATP। ठीक है ना,
अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ना वो मूवमेंट होगी। जैसे नॉर्मली ऐसे होता है कि ऐसी एरिया जहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो मॉलिक्यूल मूव करेंगे उस एरिया की तरफ जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन कम है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एटीपी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं, यानी कि एरिया बी से एरिया ए की तरफ आएंगे। ठीक है, और इसके लिए फिर हमें एटीपी चाहिए होगी। ठीक है, सो पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, और एटीपी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं और इसके लिए हमें एटीपी की ज़रूरत होगी। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आ रहे हैं। ठीक, so the movement of molecule against the concentration gradient by using energy of ATP. There are two other phenomena which is the endocytosis and exocytosis. ठीक है ना, अब endocytosis हम कहते हैं, suppose this is a cell, this is a cell membrane and this is a nucleus. Endocytosis हम कहते हैं कि जब भी कोई substance सेल के अंदर दाखिल हो, ठीक है ना, इसे हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस हम कहेंगे जब भी कोई चीज सेल से बाहर जाए, तो इसे हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, फिर एंडोसाइटोसिस जो है ना, एंडोसाइटोसिस इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। एक है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड अदर इज द पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अब फेगोसाइटोसिस हम कहेंगे कि जब भी कोई बड़ा पार्टिकल, जब भी कोई सॉलिड पार्टिकल जो है ना, अगर सेल उसको इंजेक्ट करे, ठीक है ना, उसको उसको अपने अंदर ले ले, तो इसे हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। और जब भी कोई पानी जब सेल के अंदर दाखिल होगा, तो इसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। ठीक, जब भी कोई बड़ा सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर दाखिल हो, तो उसे हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। और जब भी पानी दाखिल होना, तो इसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना, अब ये बैक्टीरिया सेल के अंदर चला गया, सो दिस इज द फेगोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ मटेरियल इन बल्क बाय इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, एंडोसाइटोसिस में ऐसा होता है कि सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड सपोज दिस इज अ पार्टिकल, ठीक है ना, ये कोई भी सब्सटेंस है जिसको सेल के अंदर आना है। तो क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना यूं ऐसे खिंचेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन आएगी। ठीक है, और ये एक्सटेंशन आके इस सब्सटेंस को यूं घेर लेगी। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, दिस इज अ सेल, दिस इज अ न्यूक्लियस, और ये सब्सटेंस जो ये थोड़ा करीब आ जाएगा। ठीक है, और ये फिर सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इसको यूं पूरा लपेट लेगी। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा कि ये जो सॉलिड पार्टिकल है या कोई भी सब्सटेंस है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा। यानी कि सेल मेम्ब्रेन से क्या हुई, एक फोल्ड आया जिसने क्या किया, इस पार्टिकल को अपने अंदर ले लिया। ठीक, तो ये प्रोटीन जो है ना, एक किस्म का चैनल प्रोवाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि इसमें से बेसिकली वाटर और दूसरे जो आयंस हैं वो इजीली यहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि वो फ्लूइड जो कि सेल के बाहर है। ठीक है, एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि वो फ्लूइड जो कि सेल के अंदर है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, देन वी हैव द एंजाइम। ठीक है ना, अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंजाइम के तौर पे बिहेव करती हैं। ठीक है, बस ऐसा समझ लें, सेल मेम्ब्रेन के बाहर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से चिपके हुए होते हैं। देन वी हैव द एंटीजन। ठीक है ना, अब बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ आरबीसी की, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल की। सपोज दिस इज अ रेड ब्लड सेल। सो रेड ब्लड सेल के बाहर बेसिकली कुछ ऐसे प्रोटीनीशियस स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीजन। ठीक है, सो ये एंटीजन भी क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके हुए हैं। ठीक, but the main and the important function are protection of cell cytoplasm। ठीक है ना, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करना है। ओके, एंड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशंस इन मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल विद सर्टेन लिमिटेशन। ठीक है ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये भी फंक्शन होता है, सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ न्यूक्लियस।
ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये भी फंक्शन होता है कि ऐसे मटेरियल्स जिनकी ज़रूरत है, ठीक है, सेल को उन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे मैं ये बना रहा हूँ रेड से। ओके, सो इन चीज़ों की ज़रूरत है सेल को, तो ये जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आएंगे सेल के अंदर। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना ये इनको गुजरने की इजाज़त देगा। लेकिन कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस है जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, सो दीज आर द हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, इनको गुजरने की इजाज़त नहीं देगा। ठीक है, यानी कि वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत है सेल को, तो वो तमाम चीज़ें सेल के अंदर दाखिल हो जाएंगी बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और वो तमाम चीज़ें जो कि ख़तरनाक है सेल के लिए वो दाखिल नहीं होंगी। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना उन ख़तरनाक चीज़ों से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, सो then we have these limitations are checked by inflow of materials across the membrane which is necessary to maintain suitable pH, ionic concentration for enzyme activity and excrete toxic substances। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि ये जो लिमिटेशंस है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को गुजरने की इजाज़त दे रहा है जो कि ज़रूरी है, ठीक है ना, वो तमाम चीज़ें जो कि सेल के लिए ज़रूरी हैं उनको गुजरने की इजाज़त दे रहा है, और वो तमाम चीज़ें जो कि हार्मफुल है उनको गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहा। उसका मकसद ये है ताकि सेल के अंदर जो पीएच है ना उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, क्योंकि सेल की भी एक पार्टिकुलर पीएच होती है सेल के अंदर। अगर वो पीएच डिस्टर्ब हो जाएगी तो सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, सेल के अंदर वो तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। देन वी हैव द आयोनिक कंसंट्रेशन फॉर एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि ऐसे आयंस जिनकी ज़रूरत है एंजाइम को। ठीक है ना, एंजाइम बेसिकली सेल के अंदर होते हैं ना, तो ऐसे आयंस, ठीक है ना, ऐसे आयंस जो कि बेसिकली एक्टिवेटर्स हैं उन एंजाइम के लिए। एक्टिवेटर यानी कि ऐसे एंजाइम जो कि एंजाइम को चाहिए ही होते हैं एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए। तो वो आयंस जो है ना, सेल मेम्ब्रेन उन आयंस को गुजरने की इजाज़त देगा, लेकिन वो आयंस जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है और जो कि हार्मफुल है सेल के लिए, तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना उन आयंस को गुजरने की इजाज़त नहीं देगा। सो आयनिक कंसंट्रेशन फॉर एंजाइम एक्टिविटी, ऐसे आयंस जो कि एंजाइम को चाहिए वो आयंस इजीली पास ऑन हो जाएंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन उनको गुजरने की इजाज़त देगा। एंड एक्सक्रीट टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब बेसिकली सेल के अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस बन गए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन गए, अब इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को निकालना है सेल के बाहर। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, इस टॉक्सिक मटेरियल को यहाँ से गुजरने की इजाज़त देगा। ठीक है, और ये टॉक्सिक मटेरियल इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक है और सेल को इस टॉक्सिक मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, the lipid bilayer controls the fluidity in various temperature conditions by increasing or decreasing unsaturated fatty acid। ठीक है, अब बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना ये फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। फ्लूइडिटी बेसिकली हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं जैसे कि लिपिड हो गए, प्रोटीन हो गए, वो कितना इजीली इधर उधर हो सकते हैं, यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो कितना इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, इन वेरिएबल टेम्परेचर। अच्छा, अब बेसिकली बात यह है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, किसकी कंसंट्रेशन, सेचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करेंगे, बहुत कम करेंगे, तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और सेचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। वंस अगेन फ्लूइडिटी हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो कितना इजीली इधर उधर हो सकते हैं, वो कितना इजीली मूव कर सकते हैं। ओके, सो फ्लूइडिटी बढ़ेगी जब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फ्लूइडिटी कम होगी जब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स भी कम होंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ओके,
द फ्लूइडिटी आल्सो इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, जितनी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो उतना फ्लेक्सिबल होगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो इतना इलास्टिक होगा, उसमें खिंचाव होगा। ओके, इट आल्सो कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पॉजिटिव पोल भी हो और नेगेटिव पोल भी हो, जैसे कि वाटर हो गया, एंड सम सर्टेन आयंस, ठीक है ना, इनको भी बेसिकली सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, रेगुलेट करती है कि इन सब्सटेंसेस को गुजरने की इजाजत देनी है कि नहीं देनी। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, मटेरियल्स में इनटेक होता है, अंदर आता है, इन बल्क बाय इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन आती है। ओके, इट मे बी इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल व्हिच इज द फेगोसाइटोसिस, जब भी सॉलिड पार्टिकल इनटेक होगा, एंडोसाइटोसाइज होगा, तो उसे हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस, और जब भी पानी की इनटेक होगी तो उसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। Whereas exocytosis is the process of membrane fusion and exfolding to exit the material from the cell. Exocytosis में क्या होगा, suppose this is a cell, ठीक है, अब ये एक पार्टिकल है, ठीक है, अब इसको क्या होना है, अब इसको सेल से बाहर जाना है, एक्सोसाइटोसाइज होना है, तो सबसे पहले ये मेम्ब्रेन से ऐसे फ्यूज होगा, ठीक है, मेम्ब्रेन से ऐसे फ्यूज होगा, फिर मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड होगी, ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, ऐसे एक्स फोल्ड होगी, नीचे की तरफ फोल्ड होगी, ठीक है, और उसके बाद ये जो सब्सटेंस है ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल हेल्प टू रेगुलेट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ठीक है ना, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। इट आल्सो प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ प्रोटॉन एंड सोडियम आयन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि प्रोटॉन को यानी कि H+ को और सोडियम आयन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरने की इजाजत नहीं देता। सपोज दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, और ये बाहर प्रोटॉन है, ठीक है, और सोडियम है, ठीक है, अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, इन दोनों को गुजरने की इजाजत नहीं देगा, ठीक। देन वी हैव द रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है ना, द ग्लाइकोलिपिड्स formed on the outer side of phospholipid bilayer of plasma membrane in eukaryotic cell। अब ये जो eukaryotic cells होते हैं ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बेसिकली ऐसे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ठीक, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। मेन फंक्शन इज टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एंड फैसिलिटेट सेल सेल इंटरेक्शन, ठीक है ना। अब बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स ये जो सेल के बाहर हैं, ठीक है ना, ये वाले, अब इनका काम है कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जाए, इसकी स्टेबिलिटी यानी कि इसके बैलेंस को, इसके कंपोनेंट्स को क्या किया जाए, स्टेबल रखा जाए, ठीक है ना, एंड टू फैसिलिटेट सेल सेल इंटरेक्शन, ठीक है ना। अब बेसिकली सपोज दिस इज अ सेल, ये एक सेल है, ठीक है, और ये दूसरा सेल है, और इन दोनों सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है इनके बाहर क्या है, दोनों क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोलिपिड्स है ना, इन ग्लाइकोलिपिड्स के थ्रू ही ये जो दो सेल हैं ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अनदर सेल, ठीक है ना। अब ये जो दोनों सेल हैं इन दोनों के बाहर ये जो ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है ना, ये ग्लाइकोलिपिड आपस में, इन दोनों के आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जिनकी वजह से ये जो दोनों सेल है ना ये भी आपस में अटैच हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। सो आल्सो सेल सेल इंटरेक्शन, एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, एंड सेल अडेजन टू फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है ना। बेसिकली सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है ना, जब सेल आपस में अडेज होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू कैसे बनेगा, जब ये जो दो ग्लाइकोलिपिड्स हैं इन दोनों सेल के, ये जब आपस में फ्यूज होंगे ना तो ये जो सेल हैं ये दोनों ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ठीक। दे आल्सो हेल्प सेल्यूलर आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे इम्यून सेल्स जो है ना, जैसे कि WBCs हो गए, WBCs आर द इम्यून सेल, दीज आर द डिफेंसिव सेल्स, ठीक है ना, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी पैथोजन से। तो इन WBCs के बाहर भी, ठीक है ना, कुछ सर्टेन WBC के सेल मेम्ब्रेन के बाहर बेसिकली कुछ रिसेप्टर्स होते हैं,
ठीक है ना। और ये रिसेप्टर किससे बने हुए हैं? ग्लाइकोलिपिड से बने हुए हैं। इट आल्सो एक्ट्स एज रिसेप्टर फॉर वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस। अच्छा, अब ये जो WBC है ना, इसका ये जो रिसेप्टर है, अब बेसिकली ये जो वायरसेस और जो दूसरे पैथोजेंस हैं, पैथोजन यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे बॉडी को नुकसान दे। सपोज ये मैं एक पैथोजन बना रहा हूँ, ठीक है, यानी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहा हूँ। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास भी एक एंटीजन होता है। उनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एंटीजन होता है। अब ये एंटीजन जो है ना, ये आके इस WBC के एंटीजन है, ये रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। किस रिसेप्टर पे? WBC के रिसेप्टर पे। और उसके बाद ये जो WBC है ना, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। Now look at this box. The glycolipids on the plasma membrane of RBCs are of particular importance because it plays important role in blood transfusion. ओके, अब बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कहते हैं, ट्रांसफ्यूजन बेसिकली हम कहते हैं कि एक पेशेंट में से दूसरे पेशेंट को ब्लड डोनेट करना। सो दिस इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, सो दिस इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। These glycolipids form A B एंटीजन, ठीक है ना। अब ये जो A एंटीजन हो गई, B एंटीजन हो गई, ये किससे बनी हुई है? ग्लाइकोलिपिड से बनी हुई है। और ग्लाइकोलिपिड जो है ना, ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि एक बंदे में से दूसरे बंदे में ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना, भेजना।